हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बल्ब क्रॉप्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम अनियन एंड गार्लिक पढ़े थे। कॉल क्रॉप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हम कॉलीफ्लावर, केबेज, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, केल, नॉलकोल कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैक्सिमम हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं क्रॉप्स वाइज। अब नेक्स्ट आता है हमारा रूट क्रॉप्स। तो रूट क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे कैरेट, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेडिश, इसके अलावा हम टर्निप पढ़ेंगे, राइट, जो आईसीआर नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेट। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो बोटनिकल नेम होता है इसका डेकस कैरोटा। फैमिली एपीएसी फैमिली। देखिए, एपीएसी फैमिली में बहुत सारी क्रॉप आती है। आपका क्यूमिन आ जाएगा, इसके अलावा आपका दिल आ जाता है, ठीक है, दिल भी एक क्रॉप है। इसके अलावा आपका धनिया आ जाता है एपीएसी फैमिली में, है ना। तो इसी प्रकार से आपका कैरेट भी एपीएसी फैमिली में आता है। क्रोमोसोम नंबर इसका 18 है, 18। ओरिजिन अफगानिस्तान, कई बार ऑप्शन में अफगानिस्तान आ जाता है और कई बार साउथ वेस्टर्न एशिया आ जाता है ना। तो दोनों याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, हरियाणा सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है कैरेट का। उसके बाद पंजाब करता है और उसके बाद यूपी तीसरे नंबर पर सबसे अधिक उत्पादन करता है। देखिए, अब ये आईसीआर नेट का क्वेश्चन है कि ब्लैक कैरेट, है ना, आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कांजी। तो ये बकायदा उसमें आया है, नेट में पूछा गया है कि कांजी किसका प्रोडक्ट है। तो कांजी ब्लैक कैरेट का प्रोडक्ट है, ठीक है। आंसर बस इतना सा दे देता है, कांजी इज द प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ, है ना। ऑप्शन आ जाता है कॉलीफ्लावर, केबेज, कैरेट या टोमेटो। द राइट आंसर इज कैरेट। अगर कैरेट में भी वो स्पेशल दे, राइट, ऑरेंज कैरेट, रेड कैरेट, येलो कैरेट, ब्लैक कैरेट, तो द राइट आंसर इज ब्लैक कैरेट, ओके। अब कांजी होता क्या है, करता क्या है, तो कांजी इज अ गुड एपेटाइजर, ठीक है, भूख बढ़ाने का काम करता है कांजी, राइट। इट इज़ अ कूल सीजन क्रॉप, नो डाउट कूल सीजन क्रॉप है। कॉल क्रॉप्स पूरी कूल सीजन क्रॉप है। इसके अलावा आपका कैरेट आपकी कूल सीजन क्रॉप है। प्रोटो एंड्री फाउंड इन कैरेट, ठीक है। प्रोटो एंड्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटो एंड्री किसको फेवर करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। प्रोटो एंट्री होता क्या है, तो जब मेल फ्लावर फर्स्ट अपीयरेंस होता है और फीमेल फ्लावर उसके बाद होता है, तो वो प्रोटो एंट्री वाली कंडीशन रहती है। अगर फीमेल फ्लावर फर्स्ट अपीयरेंस हो जाती है मेल की तुलना में, तो वो कहलाती है प्रोटोगाइनी। और जब मेल हो जाता है फर्स्ट अपीयरेंस, तो वो प्रोटो एंट्री होती है, राइट। तो ये डाउट मत करना। नेक्स्ट आ जाते हैं सोइल एंड क्लाइमेट पे, ठीक है। तो देखिए, सोइल इसके लिए क्या कौन से सूटेबल है, तो सैंडी लोमी सोइल सूटेबल है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक सोइल भी इसको प्रीफर होती है, राइट। अगर सोइल पीएच की बात करें तो 6 to 6.5 इसका पीएच रहना चाहिए सोइल का, और 6 to 6.5 ऑलरेडी स्लाइटली एसिडिक सोइल कहलाती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखो, कैरेट में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। तो देखिए, 7.2 टू 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड सूटेबल होता है इसके लिए सीड जर्मिनेशन के लिए। और इसके अलावा 18.3 से 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसके रूट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद करना कि सीड जर्मिनेशन के लिए लगभग 7 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और अगर रूट ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए, तो 18 से लगा करके 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, रूट ग्रोथ के लिए ठीक होना चाहिए। अगर बात करते कलर डेवलपमेंट के लिए कितना होना चाहिए, तो कलर डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन आ चुका है आईसीआर नेट में कि कलर डेवलपमेंट के लिए 15.6 से 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। 15.6 to 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड फॉर द कलर डेवलपमेंट ऑफ कैरेट, ओके। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तीनों के तीनों टेम्परेचर पूछे जा चुके हैं आईसीआर नेट में। इसके अलावा हम बात करते हैं सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग। तो देखिए, नॉर्थ इंडियन कंडीशन में अगस्त टू दिसंबर में इसकी सोविंग होती है, और साउथ इंडिया में जुलाई टू सितंबर में, ठीक है। साउथ इंडिया जुलाई टू सितंबर, नॉर्थ इंडिया अगस्त टू दिसंबर। देखिए, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है
कि ऐसा लगता है कि सोविंग टाइम नहीं पूछते, लेकिन एक्चुअल में सोविंग टाइम पूछे जाते हैं आईसीआर नेट में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि नॉर्थ इंडिया में अगस्त टू दिसंबर इसकी सोविंग होती है, ठीक है, और साउथ इंडिया में जुलाई टू सितंबर। जब अपन को याद है कि कुल सीज़न है तो डेफिनेटली ये ठंड के सीज़न में ही जाती है, राइट। अगर सीड रेट की बात करें तो देखिए सीड रेट भी पूछी जा चुकी है आईसीआर नेट में। सीड रेट है इसकी 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ कैरेट 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर ऐसे ही अपन ने बात करी थी अभी पिछली बार कि गार्लिक की सीड रेट क्या होती है, तो लगभग वो 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। क्विंटल और केजी में फ़र्क है ना, ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं को गार्लिक में केजी लग जाए और कैरेट में क्विंटल लग जाए। यहाँ कैरेट क्या है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। आप देखो बहुत फाइन टेक्सचर वाला सीड रहता है और पूरे हेक्टेयर 1 हेक्टेयर खेत में देने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, सेंड को मिक्स कर लेते हैं। तो जितनी भी जो फाइन सीडेड क्रॉप रहती है, चाहे हम मस्टर्ड ले लें, तिल ले लें, राइट, इसके अलावा कैरेट ले लें, राइट, जितनी भी फाइन सीडेड वाली क्रॉप रहती है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें सेंड मिला देते हैं, राइट, बालू रेत मिला के फिर उसको पूरे खेत में उसका या तो ब्रॉडकास्टिंग कर दो या फिर लाइन सोइंग कर दो, राइट। तो इस तरीके से होती है। स्पेसिंग कितनी दी जाती है, तो 30/8 to 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग दी जाती है। सोविंग डेप्थ क्या होनी चाहिए सीड की, तो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए, राइट, क्योंकि सीड बहुत ही फाइन है इसलिए इतनी गहराई तक ही देना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई पे दे देते तो दिक्कत आती है, राइट। ट्रांसप्लांटिंग कब करना चाहिए, 30 से 40 दिन में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, क्योंकि फाइन सीडेड है, 5 से 6 किलोग्राम लग रहा है। तो फर्स्ट अपन नर्सरी तैयार करेंगे, उसके बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब देखिए अगर डायरेक्ट सोविंग या ब्रॉडकास्टिंग करना हो तब आप सेंड मिलाओ, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर आप नर्सरी लगाओ। तो दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास कि ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अगर सोविंग करना है तो आप फाइन सीड लाओ, सेंड मिला दो और उसके बाद उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो आप नर्सरी तैयार करो और 30 से 40 दिन के बाद फिर उस प्लांट को आप ट्रांसप्लांटिंग कर दो। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। तो देखिए इरिगेशन क्या होता है, लाइट इरिगेशन देते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। 2 से 3 दिन पहले हार्वेस्टिंग के उसमें लाइट इरिगेशन कर देते ताकि आसानी से वो उखाड़ सके, ठीक है, रूट आउट हो सके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप एक इसेंशियल कल्चर प्रैक्टिसेस होती है। जब आप उसमें जब सोविंग कर देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं और जब रूट ग्रोथ होने लगती है तब अगर उस सनलाइट से बचाने के लिए उस पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ठीक है अर्थिंग अप। और कब करनी चाहिए, तो लगभग प्लांटिंग के 30 से 45 दिन के बाद ये कर लेनी चाहिए। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, तो देखो इसमें 2 टाइप की वैरायटी रहती है, एशियाटिक वैरायटी एंड यूरोपियन वैरायटी। तो एशियाटिक वैरायटी जो रहती है वो लगभग जब 2.5 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला उसका अपर एंड हो जाता है, मतलब ऊपर वाला कोर्क वाला कंडीशन, राइट, तब आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि जब ऊपर वाला ही हिस्सा दिखाई देगा बाकी का हिस्सा तो ज़मीन में रहता है, तो जब ऊपर वाले हिस्से का व्यास 2.5 से 4 सेंटीमीटर हो जाता है तब आप उसके हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट ऐसे अलग से हैं कि अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हो उसके टॉप के साथ, राइट, इफ़ यू हार्वेस्ट रूट्स, है ना, विथ देयर टॉप, तो वो कहलाता है बंच कैरेट कहलाता है, ठीक है। पत्ते सहित ऊपर वाला टॉप के सहित जब हार्वेस्ट करते हो तो बंच कैरेट, और जब उसके टॉप के विदाउट जब हार्वेस्ट करते हो तो वो कहलाता है बल्क कैरेट्स, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, केवल टॉप की बात होती है, टॉप है तो बंच, टॉप नहीं है तो बल्क, ओके। यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड क्या होगी, एशियाटिक जो वेराइटीज़ रहती है उनकी यील्ड रहती है लगभग 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और यूरोपियन टाइप की जो वेराइटीज़ रहती है उनकी यील्ड रहती है 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ज़्यादा यील्ड एशियाटिक की रहती है 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 0 to 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 93 से लगा करके 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है इसको, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर 0 to 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो सब में कॉमन ही रहती, केवल बल्ब क्रॉप में कम रहती है 60 से 70%, बाकी सब में लगभग यही रहती है, ठीक है।
तो इसको लिए कितने महीने तक कर सकते हैं, तो 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर बात करें मोस्ट कैरेट्स फॉर फ्रेश मार्केट आर नाउ टॉप्ड with greatly reduce water loss from the roots and increase storage life। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आईसीआर के लिए। अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, देखो ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट में कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें से फोर्किंग बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो कैरेट हो या फिर रेडिश हो, फोर्किंग पूछा जा चुका है ना। रूट स्प्लिटिंग पूछा जा चुका है कि क्यों होती है। तो देखिए रूट स्प्लिटिंग क्यों होती है कि इट इज़ ड्यू टू वाइडर स्पेसिंग एज लार्जर रूट्स टेंड्स टू स्प्लिट मोर। एक तो जब आप ज़्यादा स्पेसिंग पे दे देते हो, प्लांटिंग कर देते हो, तो ज़्यादा स्पेसिंग के कारण रूट भी लार्ज बढ़ने लगती है और उसके कारण उसकी स्प्लिटिंग होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न है ड्राई वेदर फॉलोड बाय वेट वेदर। पहले सूखा वेदर है, फिर आपका गीला वेदर आ चुका है, उस कंडीशन में भी रूट में एबनॉर्मल स्थिति पैदा हो जाती है और वो स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन, अगर ज़्यादा मात्रा में आपने नाइट्रोजन दे दिया तो उसके कारण क्या होगा, उसके रूट का साइज़ बढ़ने लगता है और वो स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, अर्ली कल्टीवर टेंड्स टू स्प्लिट मोर रेडली देन लेट वंस। ठीक है, अगर अर्ली वेराइटी जो जब ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन मतलब अर्ली वेराइटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है रूट स्प्लिटिंग एज कम्पेयर टू लेट वेराइटी। अगला आता है इसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैविटी स्पॉट। तो कैविटी स्पॉट डायरेक्टली आंसर होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से। ठीक है, अंदर खालीपन रहने लगता है। अब एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है इसका फॉर्किंग। और फॉर्किंग क्यों होता है, ये हैवी सॉइल के कारण होता है ड्यू टू सॉइल कॉम्पैक्टनेस। जैसे जैसे रूट ग्रोथ करके अंदर जाती है, अगर हार्ड सॉइल आ गई वहाँ पे, राइट, तो वहाँ पे हो जाएगी फॉर्किंग। और फॉर्किंग का मतलब होता है जब आप देखते हो तो ऊपर से तो रूट एक जैसी निकलती गाजर और लास्ट जब कोने में जाती है ना, जहाँ पे उसका तीखा वाला पोर्शन है, तो वहाँ से 2 जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को फॉर्किंग बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है क्रेकिंग। तो क्रेकिंग क्यों होता है, तो एक्सपोजर टू ड्राई वेदर फॉलोड बाय वेट वेदर एज इट इज, जैसे रूट स्प्लिटिंग है ना, उसी को हम क्रेकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अब बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, तो देखो इंपॉर्टेंट डिसीज कौन कौन सी इसमें, लीफ ब्लाइट है, लीफ स्पॉट या सर्कोस्पोरा ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, वाटरी सॉफ्ट रोट, ब्लैक रोट एंड बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट। ठीक है, तो देखिए जो सॉफ्ट रोट है वो तो आपका अर्विनिया क्रोटोवीरस से हो जाता है। ठीक है, आपका ब्लैक रोट है वो जेंथोमोनास से हो जाता है, राइट, तो ये दोनों बैक्टीरियल डिसीज है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, राइट, तो ये सारा आपका फंगल डिसीज में आ जाता है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो इसमें रस्ट फ्लाई और टर्निप मोथ, ये दोनों मेजर पेस्ट है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट की बात करें कि नेट के अकॉर्डिंग, तो ये मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैरायटीज़। ठीक है, तो आप वैरायटीज़ को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेम्परेट और यूरोपियन टाइप की जो वैरायटी रहती है ना, रूट बोथ अंडर टेम्परेचर एंड क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर देखो जो यूरोपियन टाइप की जो वैरायटीज़ रहती है या टेम्परेट टाइप की जो वैरायटी रहती है, उनकी रूट, अगर आप चाहते हो कोई रूट प्रोडक्शन करना, तो आप दोनों क्लाइमेट में ले सकते हो, टेम्परेट में भी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीड प्रोडक्शन करना हो, तो सीड प्रोडक्शन केवल और केवल टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन में ही होगा कैरेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एशियाटिक टाइप की जो कैरेट रहते हैं उनकी रूट्स लॉन्ग रहती है, हाई यील्डिंग रहती है। अभी पढ़ा अपन ने हाई यील्ड दोनों इसकी है एशियाटिक की, लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब रहती है, राइट, उसमें कैरोटीन कम पाया जाता है और एंथोसाइनिन ज़्यादा पाया जाता है, राइट। दिखती लाल है लेकिन कैरोटीन कम है। वहीं अगर यूरोपियन कैरेट की बात करें तो यूरोपियन कैरेट की रूट की साइज़ मीडियम रहती है, कलर ऑरेंज कलर का रहेगा या येलो कलर का रहेगा, कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, राइट। और ब्लंटिंग कोर, जब वो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो कोर सबसे अच्छा रहता है इसका। ठीक है, उसी कोर की अपन बात कर रहे थे कि उस कोर को देख के आप हार्वेस्टिंग का पता करते हो, राइट। इसके अलावा जो यूरोपियन टाइप की जो रहती है ये चिलिंग रिक्वायर करती है, राइट, चिलिंग रिक्वायर्ड।
और चिलिंग टेम्परेचर क्या होता है 4.8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये चिलिंग रिक्वायरमेंट रहता है इसका। टेम्परेट टाइप कैरोट लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट करती है ना। अब बात करते हैं एशियाटिक और ट्रॉपिकल टाइप की वेराइटी कौन कौन से होते हैं। तो देखो एशियाटिक या ट्रॉपिकल टाइप की वेराइटी रहती है पूसा केसर एंड पूसा मेघाली, ठीक है। और अगर यूरोपियन या टेम्परेट टाइप वेराइटीज़ की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है आपकी नेंटीस, नेंटीस हाफ लॉन्ग, अर्ली नेंटीस, चेंटनी, पूसा यमदगिनी, जीनो, डेनवर्स, सोलन रचना, ठीक है। तो ये आपकी टेम्परेट टाइप वेराइटी है। ट्रॉपिकल में आपकी आ जाती है पूसा केसर और पूसा मेघाली, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके बाद करते हैं, ये नेट में आ चुकी है कि हिसार गार्लिक किसकी वेराइटी है। तो हिसार गार्लिक कैरेट की वेराइटी है, ठीक है। यहाँ पे भले ही गार्लिक लिखा है पर अब गार्लिक की वेराइटी नहीं है, हिसार गार्लिक कैरेट की वेराइटी है, ठीक है। एक कभी नहीं भूलना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं और यही डाउट पैदा करते हैं जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो पहली बार पढ़ेंगे और अगर उसको ध्यान नहीं याद रखा ध्यान से तो ये निकल जाएगा माइंड से, ठीक है। फिर आप लॉजिक पे जाओगे कि गार्लिक गार्लिक तो मे बी ये बल्ब क्रॉप हो, मे बी ये गार्लिक हो, राइट, ऐसे। तो याद रखना हिसार गार्लिक इज़ अ सिलेक्शन वेराइटी ऑफ कैरेट, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटी कुछ तो इसमें से आ जाती है इम्पीरेटर। तो इम्पीरेटर का क्रॉस क्या है, नेंटीस क्रॉस चेंटेनी। पूसा केसर तो लोकल रेड क्रॉस नेंटीस हाफ लॉन्ग। पूसा मेघाली, पूसा मेघाली क्रॉस है पूसा केसर क्रॉस नेंटीस, राइट। पूसा यमदगिनी तो इसका क्रॉस है EC9981 क्रॉस नेंटीस, ठीक है। इसमें से पूसा केसर पूछी जा चुकी है, पूसा मेघाली पूछी जा चुकी है, इम्पीरेटर पूछी जा चुकी है, राइट। इसके अलावा हिसार गार्लिक वेराइटी पूछी जा चुकी है। तो ये सारी वेराइटियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखो कुछ स्पेशल वेराइटी जिनकी अपनी खासियत रहती है कि जैसे अगर सिलेंड्रिकल शेप वाली वेराइटी की बात करें कि किस कैरेट की रूट का शेप सिलेंड्रिकल रहता है, तो वो है आपकी नेंटीस वेराइटी, ठीक है। इसके अलावा बात है हार्ट शेप्ड वेराइटी कौन सी है, तो हार्ट शेप है ऑक्स हार्ट, नाम से पता चला हार्ट शेप ऑक्स हार्ट, ठीक है। ओवल शेप वाली वेराइटी कौन सी है, तो इसमें आ जाती है आपकी अर्ली स्कारलेट हॉर्न, ठीक है। तो ये ओवल शेप वाली वेराइटी है। अगर राउंड शेप वाली वेराइटी है तो फ्रेंच फोर्सिंग, ठीक है। तो फ्रेंच फोर्सिंग पहली बात तो ये याद रखो, फ्रेंच फोर्सिंग कैरेट की वेराइटी है। किस टाइप की वेराइटी, तो फिर राउंड शेप्ड वेराइटी है। अगर इसकी अदर वेराइटीज़ की बात करें जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है तो उसमें आपकी आ जाती है पूसा वृष्टि, पूसा रिधुरा, रुधिरा, पूसा आशिता, ठीक है। पूसा आशिता एक ब्लैक कलर्ड वेराइटी है और आपको पता होगा कि ब्लैक कलर्ड वेराइटी किसके लिए यूज़ की जाती है, कांजी बनाने के लिए। इसके अलावा ब्लैक ब्यूटी, ऊटी, पूसा नयन ज्योति, ये रिसेंटली रिलीज्ड वेराइटी है सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूसा रुधिरा पूछी जा चुकी है नेट में, ठीक है। पूसा आशिता पूछी जा चुकी है, ठीक है। ब्लैक ब्यूटी हो गई, ऊटी हो गई, पूसा नयन ज्योति, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये कैरेट आज की क्रॉप हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं, अच्छे से सब्सक्राइब भी कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।